नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक इस कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत की सबसे बड़ी केबल्स और वायर्स की प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक कंपनी है। इसके स्टॉक ने बीते एक साल में 44% का एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है और इस रिटर्न के साथ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक के रूप में सामने आया है। दोस्तों, तो ये कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स एंड टारगेट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। हम फाइनेंशियल ओवरव्यू पर भी नजर डालेंगे, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पर भी नजर डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ की फैक्टर्स के बारे में, जेवी के बारे में, जॉइंट वेंचर्स के बारे में, कैपेक्स के बारे में और फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंपनी के नेगेटिव पॉइंट भी हम यहाँ पर मैं हाईलाइट करने वाला हूँ और अंत में जाके हम कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। किन किन चीजों में? तो वायर और केबल में है। और साथ ही अगर इस अकेली कंपनी का शेयर देखें, मार्केट शेयर, तो लगभग 24% का मार्केट शेयर है इसका ऑर्गेनाइज मार्केट में। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी का जो नेटवर्क है वो 4600 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ 2,05,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स के पास इसकी पहुंच है और पैन इंडिया नेटवर्क इसका अवेलेबल है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो एफएमईजी ब्रांड में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी होने का इसको बहुमान प्राप्त है और पिछले 5 साल का सीएजीआर जो रहा है वो लगभग 30% का रहा है सिर्फ और सिर्फ एफएमईजी ब्रांड में। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट की बात करें तो 25 फैसिलिटीज 5 लोकेशन पर है और स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग है और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ब्लेंड ऑफ एंटरप्रेन्योर में। इसके साथ साथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। पिछले 5 साल का सीएजीआर जो रहा है वो रेवेन्यू का 17%, ईबीटा का 20% और पैट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 31% का रहा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम जरूर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीकैब जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत में केबल और वायर और संबंधित उत्पादों जैसे यूपीवीसी कंड्यूट्स और लग्स एंड ग्लैंड्स का अग्रणी निर्माता है दोस्तों। अगर इसके टारगेट इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो काफ़ी सारी टारगेट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये अपने पावर केबल्स, रिन्यूएबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क में कंपनी अपने केबल्स प्रोवाइड करती है। नॉन मेटल, सीमेंट, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को भी ये टारगेट करती है और इसके साथ साथ रेलवे, टेलीकॉम और रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज में भी कंपनी की पहुंच है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज। अगर यहाँ पर देखें तो केबल्स और वायर्स कंपनी के सबसे बड़े दो प्रोडक्ट कैटेगरीज है। इसके साथ साथ यूपीवीसी कंड्यूट्स और फिटिंग्स है, फैंस है, लाइटिंग्स है। इसके साथ साथ स्विचेस, सोलर पैनल्स, अप्लायंसेस, पंप्स और स्विच गियर, ये जो है ये सारी की सारी कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरीज है दोस्तों। इसके बाद अगर नज़र डालें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। कंपनी के पास व्यवहारिक रूप से हर एप्लीकेशन के लिए कई प्रकार के केबल और वायर अवेलेबल है। इसके साथ साथ हाल ही में कंपनी ने पॉलीकैब कंपनी ने पंखे, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स और ल्यूमिनरीज, सोलर इन्वर्टर और पंप जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज भी लॉन्च की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों काफ़ी सारी वाइड रेंज कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है। और अगर देखें तो वायर सेक्शन में कंपनी के पास बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जो आपकी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के मार्केट क्लाइंट्स या फिर क्लाइंट लिस्ट पर एक बार नजर डाल लें। अगर क्लाइंट में देखो तो देखिए ओएनजीसी ऑयल एंड गैस, इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में इसमें रिलायंस है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, इंडियन ऑयल है और ओएनजीसी है। तो काफ़ी सारे अच्छे क्लाइंट्स ऑयल एंड गैस सेक्टर से आते हैं। कंपनी के मेटल्स में भी जेएसडब्ल्यू, वेदांता, उसके साथ साथ सेल, एक्सपोर्ट में साइपेम और डांगोटे ग्रुप, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी, सीमेंस, हनीवेल, अफकॉन्स और इंडियन रेलवेज भी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। पेंट्स एंड केमिकल्स में एशियन पेंट्स और कंसाई नीरोलैक जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें शामिल है। ऑटो में बॉश और टाटा मोटर्स इसके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। टेलीकॉम में जियो, वोडाफोन आइडिया, वीआई, ये सारी इसके
क्लाइंट लिस्ट में शामिल है एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स जो है वो सीमेंट सेक्टर से आते हैं। टाटा पावर भी है इसके पावर सेक्टर में। और गवर्नमेंट अगर देखें तो इसरो हुआ, एनपीसीआईएल और एमएमआरसी कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो बहुत सारे रिनोन्ड, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट, अच्छे क्लाइंट कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी को हेल्प करते हैं दोस्तों। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो पॉलीकैब की लगभग 5 से 6 स्थानों पर 25 विनिर्माण या फिर संयंत्र या फिर प्लांट्स है दोस्तों। अगर देखें तो हलोल में है और नासिक में भी है, जिसमें केबल सीसीवी लाइन है और फैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर देखें तो इनमें से 4 सुविधाएं जो है वो एफएमईजी सेक्टर्स का निर्माण करती है। एफएमजीजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें आपके पंखे वगैरह के आते हैं। और इसके साथ साथ व्यापक बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो कंपनी के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बन चुकी है। और अगर देखें तो रुड़की में कंपनी का एक प्लांट अवेलेबल है, नासिक में कुछ प्लांट्स अवेलेबल है और हलोल और दमन में कंपनी के प्लांट्स अवेलेबल है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात कर ले। जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया, 4600 से ज्यादा ऑथोराइज्ड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 3600 से ज्यादा ऑथोराइज्ड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ और सिर्फ एफएमईजी के लिए है। 2,05,000 रिटेल आउटलेट्स है। उसके साथ साथ अगर देखें तो 4 रीजनल ऑफिसेस, 11 ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया और इसके कॉर्पोरेट ऑफिसेस सारी इंडिया में फैले हुए हैं दोस्तों। अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात करें दोस्तों तो बहुत सारी जगहों पर कंपनी का प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, कम से कम 25 जगहों पर भारत में इसकी प्रेजेंस है और इटली में भी कंपनी का प्रेजेंस ऑलरेडी है। तो मेनली अगर देखें तो पूरे भारत में ये फैली हुई है, जैसे लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली, नॉर्थ के राज्यों में पंजाब हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इसकी ब्रांचेस है। इसके साथ साथ वेस्ट साइड की बात करें तो अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, यहाँ पर काफी जगहों पर इसकी ब्रांचेस अवेलेबल है। साथ ही साथ साउथ की बात करें तो केरला, तमिलनाडु के शहरों में, आंध्र प्रदेश, चेन्नई में, और उसके साथ साथ बेंगलुरु में भी है, तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है। अगर ईस्ट की बात करें तो कोलकाता, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पटना, और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में आसाम में भी इसकी, गुवाहाटी में भी इसकी एक ब्रांच ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू के बारे में हम आप बात करेंगे। अगर देखें तो फाइनेंशियल ओवरव्यू जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हमें जानकारी देता है, कंपनी का मार्केट कैप बताता है और साथ ही बताता है कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था और आगे इसके फाइनेंशियल्स के आंकड़े कैसे रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 51,536 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की क्लोजिंग प्राइस जो है शुक्रवार को 3441 रुपए की, ये 3490 की लेवल छू चुका है और 2044 इसकी 52 वीक की लोएस्ट लेवल है दोस्तों। स्टॉक का पी जो है वो 40.6 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 21.1 का है। तो इस हिसाब से पी थोड़ा सा हायर लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आरओसी और आरओई के आंकड़े मुझे काफी प्रभावित कर रहे हैं। आरओसी रहा है 28.4%, आरओई रहा है 21% के करीब। बुक वैल्यू है कंपनी के शेयर की 443 रुपए की। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.41% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 रुपए की है, तो फ्यूचर में इसको स्प्लिट होने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है दोस्तों। ईपीएस जो है लगभग 85 के करीब बन रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लगभग 43 का और सेल्स ग्रोथ रहा है लगभग 16 का। डेट की बात करें, पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 16% का सेल्स ग्रोथ और 29% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों का। डेट की बात करें तो 169 करोड़ रुपए का डेट है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर देखें तो मार्केट कैप है 51,536 का, करंट एसेट है लगभग 6,909 करोड़ रुपए की, तो उसके हिसाब से 169 करोड़ रुपए का जो डेट है वो ज्यादा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है 0.03 का और डेटर डेज बन रहा है लगभग 32.5 के दोस्तों। अगर प्योट्रोस्की स्कोर देखें तो 6 का प्योट्रोस्की स्कोर, जी फैक्टर स्कोर बन रहा है 5 का और ग्राहम नंबर बन रहा है यहाँ पर 919 का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के कंपनी के क्वार्टरली हाइलाइट्स और ईयरली हाइलाइट्स पर नजर डालेंगे। कंपनी ने मार्च 2023 के और
पूरे वित्त वर्ष 2023 के आंकड़े आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, उसके हिसाब से देखिए तो Q4 FY 2023 में कंपनी को 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर पूरे साल की बात करें FY 2023 की, तो इसमें 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी गई है और ये 1,41,078 मिलियन रुपीस का रहा है दोस्तों। ऑपरेटिंग इबिडा की बात करें तो इसमें भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टरली के आंकड़ों की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% की बढ़ोतरी देखी गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 20% की बढ़ोतरी देखी गई है और 6,032 मिलियन रुपीस का इसका Q4 FY 2023 का इबिडा रहा है। साथ ही FY 2023 की बात करें तो 18,429 मिलियन का इबिडा रहा है, जो पिछले साल से 46% ज्यादा है दोस्तों। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो Q4 FY 2023 का प्रॉफिट रहा है 4,284 मिलियन रुपीस। इसके बाद इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 19% की बढ़ोतरी देखी गई है। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो FY 2023 में 12,823 मिलियन रुपीस का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 52% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। तो काफी अच्छा आंकड़े रहे हैं कंपनी के इस Q4 में और FY 2023 में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। अगर देखें तो मार्च 2022 का कंपनी का रेवेन्यू जो रहा था 3,970 करोड़ रुपए रहा था, जो दिसंबर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 3,715 करोड़ रुपए रहा था। मार्च 2023 के आंकड़े काफी शानदार रहे और 4,324 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू रहा था। 476 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था पिछले साल की मार्च तिमाही का, जो 503 करोड़ रुपए हो गया था पिछली तिमाही में दिसंबर 2022 में, और इस तिमाही में ये 603 करोड़ रुपए रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें दोस्तों तो 325 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट रहा था मार्च 2022 के आंकड़े का हिसाब से। पिछली तिमाही में 361 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहा था, जो अब बढ़कर हो चुका है 428 करोड़ रुपए। और अगर एक बात मैं हाईलाइट करूं दोस्तों तो इनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें दोस्तों तो कंटिन्यूअसली यहां पर स्लाइटली बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर देखें तो मार्च 2020 के आंकड़ों के हिसाब से इनका सेल्स रहा था टोटल 8,830 करोड़ रुपीस का, जो मार्च 2021 में थोड़ा सा कम हो गया था 8,792 करोड़ रुपए, लेकिन मार्च 2022 में कंपनी के 12,204 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का सेल्स और मार्च 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 14,108 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल्स रहा था। अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1111 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में, 1264 में पिछले साल में, और इस साल में 1843 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है कंपनी का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां पर भी काफी अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं। 886 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट रहा था कंपनी का मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में हो गया था 917 करोड़ रुपए और अब हो गया है 1282 करोड़ रुपए। तो काफी अच्छे आंकड़े यहां पर देखे गए हैं इस कंपनी के। इसके साथ साथ अगर इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो वायर्स और केबल से ही कंपनी को 79% का रेवेन्यू जनरेट होता है, वही एफएमईजी से कंपनी को 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है और बचा हुआ 2% जो है वो अदर सेक्शन से आता है, जबकि 90% जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है और इंटरनेशनल बिजनेस से देखें तो बचा हुआ 10% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। कंपनी के प्रमोटर्स के पास काफी अच्छा हिस्सा, काफी अच्छा स्टेक इसका अवेलेबल है। 66.2% का स्टेक इनके साथ है। इसके साथ साथ ऑदर्स का स्टेक जो है वो 14.7% का रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 6.6% का, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 9.8% का, और इसके साथ साथ अगर देखें तो QIB और AIF के साथ साथ 2.7% का रेवेन्यू शेयर होल्डिंग कंपनी का है अभी मार्च 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। पॉजिटिव पॉइंट्स के में पहली बात अगर देखें तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी की जो लाभ वृद्धि या फिर प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 29% के CAGR से बढ़ी है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर यहां पर माना जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी जो डिविडेंड पे आउट करती है वो लगभग 21.2% का है, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट माना जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो
अगला पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी पर डेबिट काफी कम है, सिर्फ 169 करोड़ रुपए का कर्जा है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के पॉजिटिव पॉइंट्स का अगला पॉइंट अगर देखें तो इसमें कर्जदार दिन जो है दोस्तों, डेटर डेज, उसमें 43.5 दिन से घटकर ये हो गया है अब 32.2 दिन, जो एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। और FY15 से FY20 के दौरान जब FMEG के जो आंकड़े थे उसमें 47% के CAGR से उनका रेवेन्यू बढ़ा हुआ देखा गया था दोस्तों। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है दोस्तों इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में। इसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट्स की भी अगर बात करें तो निगेटिव पॉइंट्स में अगर देखें तो स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 7.77 गुना पर कारोबार कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा हायर लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ अगर और एक पॉइंट में बता दूं दोस्तों, तो कंपनी का पी जो है वो 40 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 21-22 के करीब है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा हायर लेवल पर या थोड़ा सा महंगा बनता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। इसके बाद की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। की फैक्टर्स वही फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर की आगे की हालचाल या फिर आगे की जो मूवमेंट है वो डिसाइड करने का काम करते हैं और बताते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं कि आगे जाके कंपनी के शेयर की जो मूवमेंट है वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहले अगर देखें तो कंपनी कैपेक्स पर क्या काम कर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी ने प्रोजेक्ट लीप नाम से एक रणनीति बनाई है, जहां पर वो वित्त वर्ष 2022 से लेकर वित्त वर्ष 2026 तक 12,204 करोड़ रुपए से बढ़कर इसका कैपेक्स जो है वो 12,204 रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए होने वाला है। और इसके लिए कंपनी ने 13% CAGR की बढ़ोतरी के हिसाब से एक रेवेन्यू गाइडेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है कंपनी। अगर अगला पॉइंट देखें इसका, तो कंपनी को जो है दोस्तों वो गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनसे पॉलीकैब को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखें तो सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश, हाउसिंग की मांग में सुधार और कैपेक्स खर्च में बढ़ोतरी करने का इन चीज़ों को जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती हुई दिख रही है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है दोस्तों, और कंपनी को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ अगर देखें दोस्तों तो फोकस ऑन फ्यूचर में अगर देखें तो कंपनी जो है वो बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट की भरपाई करना चाहती है। प्राइस हाइक्स और ऑपरेटिंग लीवरेज का प्रभाव जो है वो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट की भरपाई करने के लिए काम आ सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ कंपनी अपना निर्यात या फिर एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के साथ साथ FMEG के व्यवसाय को बढ़ाना कंपनी के मुख्य उद्देश्य है, या फिर ये कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी के साथ जो दो रिस्क है वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला रिस्क अगर देखें तो कच्चे माल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है दोस्तों, वो कंपनी के सामने एक प्रमुख चुनौती है। प्रमुख कच्चे माल प्रमुख रॉ मटेरियल जैसे तांबा और एल्यूमिनियम है, इनकी कीमतों में कोई भी तेज वृद्धि या कमी जब भी होती है तो कंपनी का मार्जिन इससे इम्पैक्ट होता है और उससे काफ़ी तेजी से प्रभावित हो सकता है। तो ये एक की रिस्क है कंपनी के बिजनेस में। और अगर अगला पॉइंट देखें तो करेंसी रिस्क है कंपनी के बिजनेस में, क्योंकि कंपनी अपने कच्चे माल की खरीद जो है वो उसके लिए अमेरिकी डॉलर का यूज करती है। और और उसके साथ साथ विशेष रूप से अगर देखें तो एल्यूमिनियम, कॉपर और PVC कंपाउंड की कीमत अमेरिकी डॉलर में अदा की जाती है। इसलिए अगर एक्सपेंसेस देखें तो काफ़ी हद तक अमेरिकी डॉलर मूल्य से प्रभावित होता है जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो दोस्तों। और अभी हमने देखा कि अमेरिका डॉलर का मूल्य जो है वो लगभग 85% तक बढ़ चुका था, तो उसके वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर देखें तो क्रेडिट रेटिंग्स जो दी गई है क्रिसिल के द्वारा, तो लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो AA+ है और स्टेबल है। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है क्रिसिल द्वारा वो A1+ दी गई है और कमर्शियल पेपर में भी क्रिसिल A1+ रेटिंग दे रहा है इस स्टॉक को। इसके साथ साथ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा AA+ की स्टेबल रेटिंग दी गई है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इंडिया A1+ की शॉर्ट टर्म रेटिंग दी गई है और इंडिया A1+ की कमर्शियल पेपर के द्वारा रेटिंग इसको दी गई है दोस्तों। अगर
अगर टारगेट प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों, तो कुल मिलाकर हमारा मानना है कि कंपनी अपने लीडिंग पोजीशन और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ वायर एंड केबल्स और एफएमईजी दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इन हाउस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के वजह से एक हेल्दी ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर में। दमदार आउटलुक, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स, ओवरऑल हालात और बीते एक साल में इतने अच्छे रिटर्न के बाद इस कंपनी को हमारा मानना है कि इस कंपनी का शेयर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और अगले एक साल में इस कंपनी के शेयर में 4300 से 4600 की लेवल की छूने की उम्मीद हमें है दोस्तों। ये हमारा अनुमान है। इसके अलावा एक साल पहले इस कंपनी का शेयर जो था वो 2400 रुपए का था, जो अब 3441 रुपए का हो चुका है। हालांकि 52 वीक का जो हाईएस्ट लेवल है इसका लगभग 3500 के आसपास है और फिलहाल ये स्टॉक अपनी 52 वीक के हाई लेवल से लगभग 2% डाउन ट्रेड कर रहा है। साथ ही भारतीय मार्केट जो है वो एक स्ट्रांग परफॉर्मिंग मार्केट के रूप में सामने आ रहा है, जहां ग्लोबल लेवल पर रिसेशन की खबरों से इस पर ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे मार्केट में भी ये उभरता हुआ शेयर जो है वो उसमें इस कंपनी को फायदा हो सकता है, इस कंपनी को फायदा मिल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर जो है वो आगे जाकर कंपनी के शेयर के भाव में बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं यही रुक रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।